सो शी इज माही शर्मा, इनका 106 रैंक आया इस बार, और अभी and thankfully she has taken time. She has a train to catch, but we got her here. So I think Mahi's experience will be of big help. It's the first attempt tha, and she was in B10 batch. B10 था ना तुम लोग का नीचे basement में? She was in B10 batch last year with us. और Mahi ऐसे वो front row में बैठे रहते थे, and she will have a lot of questions. So now you ask her questions and she will answer. And she is a truthful person. इनको इसलिए भी मैंने बोला कि आप रुक जाइए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सच्चे लोग होते हैं, और इनके सामने नहीं बोल रहा हूँ, ये इनके पीछे भी बोलता हूँ, दैट शी इज अ ट्रूथफुल पर्सन, शी विल गाइड यू करेक्टली. वो फैंसी गाइडेंस नहीं मिलेगी तुम्हें कि कुछ भयानक, जो इन्होंने किया वही तुम्हें बताएंगे. तो आप इनसे पूछ सकते हैं. आई विल हैंड ओवर द माइक टू माही. एंड सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग. और सर ने जैसे इंट्रोड्यूस करा, मेरा नाम माही शर्मा है और मुझे यूपीएससी सीएसई में 106 रैंक मिला इस बार. मैं थैंक यू. मैं मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं यहीं पर फाउंडेशन स्टूडेंट थी. मेरा बैच अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ था और मार्च 2023 तक चला. देन द सेम ईयर आई गिव प्रीलिम्स और फिर मेंस इंटरव्यू, एंड अब ये रिजल्ट आया इस बार अभी यहाँ का. तो आज का जो सेशन है, आई हैव प्लान्ड इट इन 2 पार्ट्स. First will be a small monologue from my side and second will be a dialogue between us in which अगर आपके कुछ questions हो एग्ज़ाम से relevant तो आप वो questions पूछ लीजिएगा. जो मेरा स्टार्टिंग का मोनोलॉग होगा उसमें जो एग्ज़ाम बेसिकली जो 3 phases है और मैंने क्या क्या करा हर फेज़ में एग्ज़ाम के, मैं आपसे वो चीज़ शेयर करूँगी. तो सबसे पहले प्री के बारे में हम बात करते हैं. जैसे प्री अभी 2 महीने के बाद ही है, तो सॉरी आप लोग 25 अटेम्प्ट करने वाले ना, तो यू हैव टाइम. मेरा जैसा क्या शेड्यूल रहता था, मेरी बेसिकली यहाँ पर 2 क्लासेस लगती थी, सुबह 7:30 से 11 वाली और 11:30 से 2:30 वाली. तो मेरा पूरा सुबह का टाइम जाता था क्लास में, एंड मुझे जो पढ़ना होता था वो मैं क्लास के बाद पूरा पढ़ती थी. शाम में 4 बजे से लेकर रात की 2 बजे तक ये मेरा स्टडिंग टाइम होता था, और बीच में कुछ ब्रेक्स वगैरह. तो सबसे पहले हम न्यूज़पेपर की बात करेंगे. आई यूज टू फॉलो द हिंदू न्यूज़पेपर थ्रू आउट द ईयर. इंटरव्यू तक भी मैंने सिर्फ वही फॉलो किया है. इवन इंटरव्यू में भी मैंने 2 न्यूज़पेपर्स फॉलो नहीं किए हैं, सिर्फ एक न्यूज़पेपर फॉलो किया. और मुझे लगा है कि प्रीलिम्स में मेरे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छा प्रोपोर्शन मेरा द हिंदू से बन गया था. इसी के साथ मैंने कोई भी मैगज़ीन फॉलो नहीं की थी, किसी भी इंस्टीट्यूट की मैगज़ीन फॉलो नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बच रहा था. अगर आपके पास टाइम है तो आप फॉलो कर सकते हैं, पर उसके लिए ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी मैगज़ीन फॉलो करते हैं तो आपको उसको मल्टीपल रिविजन्स देना है. मैंने मतलब आज ही सर को एक बात बताई थी कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पढ़ती थी कि मान लो मुझे 2 घंटे आज पढ़ने में लग रहे हैं, पर यदि मैं उसको 4 बार रिवाइज न कर पाऊँ फ्यूचर में, तो मैं आज के 2 घंटे भी अपने ख़राब नहीं करूँगी. तो मैंने कोई भी मैगज़ीन नहीं की थी. मेरे करंट अफेयर्स के सिर्फ 2 सोर्स थे, द हिंदू न्यूज़पेपर और जो रवि सर और प्रिंस सर की क्लासेस रहती थी, वो मैंने जो हफ्ते में 1 क्लास लगती है वो मैंने पूरा थ्रू आउट द ईयर फॉलो किया था. नोट्स अच्छे से बनाए थे उसके, और लास्ट में जो कैप प्रोग्राम हुआ था उसकी मैं कुछ क्लासेस नहीं ले पाई थी क्योंकि मेरे पास टाइम क्रंच था, बट मेरा सिर्फ करंट अफेयर्स का यही सोर्स था, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं. और बस इसको बार बार मल्टीपल टाइम रिविजन करा था. अब प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं. फर्स्ट है जीएस, सेकेंड है सीसेट. जीएस का जो मेरा मेजर जो अपना मेजर पोर्शन है, जैसे अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें, सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं. तो हिस्ट्री हम डिवाइड करेंगे एंशंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ये 3 आती है प्रीलिम्स में. तो एंशंट हिस्ट्री के लिए जो राहुल सर के जो क्लास नोट्स हैं, मैंने सिर्फ वही फॉलो किए थे, और यदि मुझे कुछ लगता है कि मैं कहीं से कुछ ऐड कर लूँ फैक्चुअल चीज़ें, तो वो मैंने जो सर के प्रिंटेड नोट्स हुआ करते थे सिर्फ उसी से, उसके अलावा और कुछ भी मैंने एंशंट हिस्ट्री के लिए प्लस आर्ट एंड कल्चर उसके लिए नहीं पढ़ा है. बट जो सर ने क्लास में लिखा है, अगर सर ने कुछ भी शब्द अपने मुंह से बोला है तो मैंने वो अपनी कॉपी में लिखा है. ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन लिया है, सब कुछ लिखा है. और उसको मतलब अगर मैं गिनूँ तो मैंने शायद 20 से 30 बार रिवाइज कर लिए होंगे उन नोट्स को. अब मुझे याद है कि मेरे आर्ट एंड कल्चर के नोट्स कहाँ से किस वर्ड से शुरू होते हैं, क्या टॉपिक किस पेज पे आने वाला है, तो इतना मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लिया था. और इसको करंट से ऐसे जोड़ा था कि जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, एक शिखर जी नाम के एक पर्वत की न्यूज़ चल रही थी जैनिज्म से रिलेटेड.
तो उस समय मतलब वो कुछ पिलग्रिमेज को टूरिज्म साइट बना रहे थे, तो जैसे जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया था उस समय, तो फिर इसको मैंने थोड़ा डिटेल में इसका स्टैटिक पढ़ लिया कि जैसे उनके 24 तीर्थंकर है तो कौन कौन से 24 तीर्थंकर है, फिर सबके सिम्बॉल्स क्या क्या है, और थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया। बट फिर भी इतना डिटेल में प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आया था, बहुत सिंपल सा जैनिज्म पे आया था क्वेश्चन। तो ऐसे मैंने आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री के स्टैटिक को करंट से ए से रिलेट किया था मैंने। फिर सेकंड हो गया मिडाइवल हिस्ट्री, उसमें जो परमार सर ने हमारी क्लासेस ली थी सिर्फ वही नोट्स मेरे मतलब बेसिस उन्होंने ही मेरा बनाया था, उसके बाहर मैंने और कुछ नहीं पढ़ा था, बिकॉज आई एम एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, इसलिए मैंने बाहर कुछ भी नहीं पढ़ा। फिर जब मॉडर्न हिस्ट्री की बात आती है तो यहाँ क्लास ज्वाइन करने से पहले मैंने 1 या 2 बार स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। बट जब मैंने यह क्लास ज्वाइन करा उसके बाद जब परमार सर के नोट्स मुझे मिले तो फिर मैं वापस फिर से स्पेक्ट्रम पे कभी नहीं गई, कभी उसकी रीडिंग नहीं लगाई, क्योंकि ये कारण है कि मैंने जब 2 बार पढ़ लिया था तो मुझे फ्रेमवर्क क्लियर हो गया था अपने माइंड में कि मॉडर्न हिस्ट्री कैसे चलेगी। लाइक यूरोपियंस के एडवेंट से स्टार्ट होगी, फिर ब्रिटिशर्स पे आएंगे हम लोग, फिर जो भी जितने भी प्लान्स हमारे आज़ादी के लिए आए, तो मुझे फ्रेमवर्क अपने माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर था। बस जो फैक्चुअल चीज़ें थी मैंने अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे समथिंग 10-15 पेज के होंगे स्पेक्ट्रम के, बस उस पर एक बार नज़र मार लेती थी। पर वो चीज़ें सारी मुझे परमार सर के नोट्स में भी मिलती थी, तो मैंने इतना ज़्यादा मतलब फिर से बुक पे नहीं गई क्योंकि मेरा फ्रेमवर्क क्लियर था। तो हिस्ट्री का यही है कि अगर आप अपना फ्रेमवर्क क्लियर करोगे, यानी क्रोनोलॉजी की जो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, बीच में क्या आ रहा है, कौन सा रूलर कब आ रहा है, कैसे कैसे हिस्ट्री आगे बढ़ रही है, तो आपका ना बर्ड्स आई व्यू हो जाएगा कि आप ऊपर से देखोगे तो आपको सब समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा ये है, और हम रिलेट कर पाएंगे। जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं ना कि ये इनका कंटेम्प्रेरी है, ये इस सेंचुरी में थे या नहीं, तो वो आप रिलेट कर पाओगे अगर आपको फ्रेमवर्क क्लियर है तो। सेकेंड सब्जेक्ट अगर हम पॉलिटी लें तो पॉलिटी के साथ भी मेरा यही केस था कि मैंने अपने कॉलेज टाइम में लक्ष्मीकांत पढ़ लिया था, समथिंग 3 बार पढ़ा था कुछ, तो मेरा फ्रेमवर्क क्लियर था कि मुझे यहाँ क्लास में मतलब मैं अगर बैठी हूँ 300 बच्चों में तो मुझे ये एज था कि मुझे पता है कि आज क्या पढ़ाया जाने वाला है, कि यदि आज प्रेसिडेंट पढ़ाया जाने वाला है तो मुझे हाँ ठीक है, मुझे ये पता है कि मैं शायद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नाम का कुछ शब्द सुनूंगी, मैं इलेक्टोरल कॉलेज नाम का शब्द सुनूंगी, तो मुझे पहले से थोड़ा सा रॉ फॉर्म में कुछ चीज़ें पता थी, इसलिए मुझे एक एज मिला कि मैं यहाँ जो भी मुझे पढ़ाया गया मैंने बहुत अच्छे से उसको ग्रास्प कर लिया। और फिर जो मेरे पॉलिटी के 3 टीचर्स थे, जितना भी उन्होंने नोट्स दिया था मतलब यहाँ पर जो लिखाते थे, फिर वो मैंने देखा, तो उसके बाद मैं लक्ष्मीकांत पे मैं फिर से कभी नहीं गई। इवन मेंस में भी मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा है। और जो यहाँ के जो मेरे नोट्स जैसे पॉलिटी के हैं, तो मैं क्या करती थी कि मान लो आज एक PIL का हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होता है उसका टॉपिक अगर चल रहा है, तो आई यूज टू गो कि लक्ष्मीकांत का मैंने ऐसे यूज़ करा है कि जैसे 3 पेज का चैप्टर है शायद PIL का लक्ष्मीकांत में, तो उसका स्टार्टिंग लाइन देख लिया कि PIL का क्या इंट्रोडक्शन है, उसको मैंने स्टिकी नोट चिपका के अपनी कॉपी में लगा दिया कि अगर PIL पे क्वेश्चन आता है तो मैं इसी लाइन से इंट्रोड्यूस करूँगी अपने क्वेश्चन को, ताकि मुझे वहाँ पर सोचना नहीं पड़े कि मैं PIL के क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन क्या लिखूँगी। मतलब वो पहले से मेरा प्रिपेयर्ड था कि मैं इंट्रोड्यूस ऐसे करूँगी, कुछ ये लीगल आर्म करके लक्ष्मीकांत में स्टेटमेंट मिलेगा कि PIL इज़ अ लीगल आर्म ऐसा करके, तो वहाँ से मुझे था कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं यहीं से इंट्रोड्यूस करूँगी। और जैसे यदि कोई मान लो फैक्ट मिल गया कुछ भी, जैसे एक है कि प्रेसिडेंट के इसमें मेरे इसमें ये नहीं लिखा था कि आप कुछ कितना अमाउंट पे करना पड़ता है यदि आपको 1/6 वोट्स नहीं मिले मेरे नोट्स में, तो मैंने लक्ष्मीकांत से वो फैक्ट लिख लिया अपनी ही कॉपी के साइड में। बाकी मैंने फर्स्ट वर्ड टू लास्ट वर्ड कोई भी बुक ऐसे बाद में फॉलो नहीं करी, जो मुझे लगा कि हाँ मुझे लिख लेना चाहिए तो मैंने लिख लिया। फिर ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, मैंने NCERTs पढ़ी थी ज्योग्राफी की, बट ऑनेस्टली मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था उसमें से, मतलब एक भी लाइन समझ में नहीं आई थी मुझे। तो फिर मैंने जो सर का यहाँ जो जितने भी ज्योग्राफी के टीचर्स है, इनफैक्ट वो सब बहुत अच्छे, सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे आप लोगों के जब वो पढ़ाएंगे, तो फिर सिर्फ उसी पे मेरा मेन बेसिस वही था। क्योंकि जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स है ना, इनके सिर्फ कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होना, ऑनेस्टली अगर फाउंडेशन हमारा स्ट्रॉन्ग हो तो हमारा प्रीलिम्स बहुत इजीली निकल जाता है, क्योंकि बहुत सारा मेजर पोर्शन ऑफ जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं वो आपके स्टैटिक और आपका फाउंडेशन नॉलेज ही चेक करते हैं। आपको टीचर्स भी बहुत बार बोलेंगे, तो आप अपना ऐसा फाउंडेशन बहुत अच्छा रखना। तो मेरा ज्योग्राफी का जितना भी यहाँ टीचर्स ने कराया बस वही चीज़ें थी मेरी ज्योग्राफी की। और जो कैप में मतलब करंट अफेयर्स प्रोग्राम
के जो एडिशंस होते उससे वो और ऐड कर लिया था मैंने। अब प्रीलिम्स में और कौन सा सब्जेक्ट बचा है? इकोनॉमिक्स, सॉरी सर सॉरी तो इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने एक मार्केट का एक कंपाइलेशन मिलता है, मैंने वो पढ़ के देखा था, बट मुझे वो भी समझ में नहीं आया था कुछ भी उसमें। तो मैं सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स के लिए टेंस थी कि इतने हैवी वर्ड्स, लाइक अभी तो नहीं लगते पर पहले लगते थे, जीडीपी, जीएनपी, ये पता नहीं क्या होता है। पर जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्चुअल क्लियर आपको जो सर करेंगे, सर के नोट्स और कपूरिया सर के नोट्स और रेड्डी सर के नोट्स, मैंने सिर्फ उन्हीं को फॉलो किया और किसी चीज़ को भी फॉलो नहीं किया है। मतलब जो फैक्चुअल डाटा भी जो सर ने लिखा है, जैसे मान लीजिए हमको एग्रीकल्चर में लिखा है कि एग्रीकल्चर का 50 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है, तो वो मेरा 2022 का डाटा था, तो मेंस लिखने से पहले मैंने बस उसी डाटा को मैंने ढूंढ लिया कि 2023 में हमारा कितना एग्री एक्सपोर्ट्स है, तो 53 बिलियन, तो मैंने उसको अपडेट कर दिया। उसके अलावा मैंने नया डाटा भी सर्च नहीं करा कि एग्री एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसका है, बस जो सर ने जो डाटा दिया था उसी को 2023 मेरा मेंस तब था, उसके हिसाब से अपडेट कर लिया था। और इकोनॉमिक्स में मतलब सिर्फ क्लास नोट्स ही मैंने फॉलो करे थे, और जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस था वो सिर्फ क्लास से ही हुआ था। और मैं बोलूँगी भी कि आप और कहीं सोर्स पे मत जाना, क्योंकि यहाँ सब मार्केट में बोलते हैं कि ये नहीं पढ़ा तो आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, वो नहीं पढ़ा तो नहीं निकलेगा। कुछ भी पढ़ो, अच्छे से पढ़ोगे तो सब निकलेगा, पूरा एग्ज़ाम निकलेगा अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इन्वायरमेंट। हाँ, इन्वायरमेंट भी मैंने शंकर आईएएस एक बार पहले पढ़ा था, बट वो बहुत बल्कि बुक है, इसलिए मतलब, और ना उसमें से कुछ आप लोगों को याद रहने वाला है, कुछ भी नहीं याद रहने, अगर आप भी पढ़ोगे तो भी नहीं रहेगा। तो हाँ, पर मुझे वही कि टर्म्स पता थी कि मैं यहाँ पे नीचे टर्म अगर सुनूंगी तो मुझे पता है अच्छा ये इन्वायरमेंट की आज क्लास में मैं ये सुनने वाली हूँ। सेकेंड की वही इकोसिस्टम में पढ़ने वाली हूँ, और क्या चीज़ें मुझे ये क्लियर था कि मैं पढ़ने क्या वाली हूँ। बाकी बेसिक जो मेरा सोर्स था वो एपी सिंह सर के नोट्स, क्लास नोट्स ही थे। और इस बार तो प्रीलिम्स में सर के क्लास नोट्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए थे, समथिंग 4 से 5 क्वेश्चन मेरे डायरेक्टली मेरी जो कॉपी में लिखे हुए थे वो कि वही उस स्टेटमेंट्स में थे, और वो इजीली मेरे से बन भी गए थे। तो सिर्फ सर का मैंने क्लास नोट्स किया था। तो आप जैसे सर भी एक्सप्लेन ज़्यादा करते, तो आई विल एडवाइस कि जो सर जो एक्सप्लेन कर रहे, जो फैक्ट सर बोल रहे सब लिख लो, फैक्ट सारे काम आएंगे। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट साइंस एंड टेक भी मैंने सिर्फ अयाज सर के नोट से किया था। और यस सर, साइंस एंड टेक में जैसे जो अयाज सर ने जो पूरा मुझे पढ़ाया था, उनका जो क्लासेस है वो अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, लाइक हेल्थ, डिफेंस, बायोटेक। तो उस हिसाब से ही जो सर पढ़ा रहे वो तो है ही सही, वो तो मैंने एकदम मगअप कर लिया था सारी चीज़ें। इसी के साथ जैसे मान लीजिए कि सर स्पेस पढ़ा रहे हैं, और अगर जैसे स्पेस में जब सर हमारी क्लासेस ले रहे थे तब चंद्रयान नहीं लॉन्च हुआ था 3, तो जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो फिर मैंने उसको अपने नोट्स में ऐड कर लिया पूरा, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि चंद्रयान 1 और 2 सर ने पढ़ाया, अभी 3 लॉन्च नहीं हुआ, मतलब अगर 3 भी लॉन्च हो जाता तो सर पढ़ाते ही सही। तो मैंने वैसे उसको ऐड कर लिया। जैसे डिफेंस में आपको मिसाइल्स सर पढ़ाएंगे, तो यदि कोई मिसाइल टेस्टिंग हो रही है अपनी, तो आप उसको ऐड कर लो, उसको ऐड ऐसे फैक्चुअल चीज़ें ऐड कर लो। जैसे एक बार शायद 22 या 21 में क्वेश्चन था MTCR रिजिम का कि 600 किलोमीटर की रेंज का कुछ क्वेश्चन था, तो वो सर के तब के मेरे सीनियर्स कुछ यहाँ पर पढ़े हुए, तो मैंने उनके नोट्स देखे थे, तो सर ने उस रिजिम के बारे में बताया था, पर उस समय वो न्यूज़ में था क्योंकि भारत उसका मेंबर बना था, तो हमारी रेंज बढ़ी थी मिसाइल की, तो वो 600 किलोमीटर का क्वेश्चन प्रीलिम्स में था क्योंकि वो न्यूज़पेपर में था, और वो कम से कम 1 महीने तक न्यूज़पेपर में था वो चीज़, तो वो इजीली क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि तब मैं भी न्यूज़पेपर मतलब मैं 2021 से कर रही थी अपने कॉलेज टाइम से, तो मुझे था कि हाँ ये करंट अफेयर्स में है, तो ये क्वेश्चन आसानी से न्यूज़पेपर से बन जाता। तो साइंस टेक का यही था मेरा स्ट्रैटेजी कि जो सर का जैसा मॉड्यूल्स डिवाइडेड है उसके हिसाब से अगर मैं जो पेपर पढ़ रही हूँ उसमें यदि कोई भी न्यूज़ आ रही है तो मैं उसको एड ऑन कर लेती थी, और उसको इतना ज़्यादा भी मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुझे पता था कि जब कैप प्रोग्राम होगा तो सर इसको डिटेल में करेंगे ही सही डील। तो मैं जितना न्यूज़पेपर से ले सकती थी मैंने सिर्फ वहीं से लिया था, मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं करी थी, क्योंकि रवि सर भी क्लासेस लेते थे, प्रिंस सर भी करंट अफेयर्स की हर हफ्ते लेते थे, तो वो चीज़ें वहाँ से कवर अप हो जाती थी। तो ये बेसिक स्ट्रैटेजी थी मेरी साइंस टेक की। अब अगला सब्जेक्ट प्रीलिम्स का IR में जो रुचिका मैम
पूरा पढ़ाएंगे। वैसे खैर आईआर मेनली तो मेंस का सब्जेक्ट है, तो जो रुचिका मैम पढ़ाएंगे आपको आईआर में, वो आपको एम्पावर करेगा ये सोचने के लिए कि भारत के रिलेशंस हम कैसे शेप कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, जो मेंस में बहुत काम आएंगे आपको। अगर आईआर से रिलेटेड, वैसे तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो वो बॉडीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही आता है। तो वैसे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से, हम सबको तो अब नहीं रट सकते कि इनका क्या प्रोसीजर है क्या नहीं प्रोसीजर है। तो जो मेनली न्यूज़ में चले, जैसे यूएन की कमिटीज चलती है कि सैंक्शन कमेटी हो गई या कोई जनरल असेंबली, तो उनके जो स्टैटिक चीज़ें कि मान लीजिए जनरल असेंबली है, तो जनरल असेंबली का वोटिंग प्रोसीजर क्या है, क्या सभी मेंबर्स के पास इक्वल वोटिंग राइट्स है या नहीं है, और जनरल असेंबली के पास क्या क्या पावर है, क्या वो किसी भी जो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएन का पार्ट नहीं है तो उसको क्या पार्ट बना सकती है, क्या ऑब्जर्वर स्टेटस दे सकती है। तो अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बहुत न्यूज़ में चल रही है तो आप उसको स्टैटिक से कवर कर सकते हो, और वो आपको जो नेक्स्ट आई की आईआर की बुक है वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएगी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। और आईआर में एक दूसरी चीज़ ये आती है कि प्लेसेस इन न्यूज़ वाली मैच द कॉलम में आता है, तो वो इजीली आपका, मेरा तो पेपर से बन गया था प्लेसेस इन न्यूज़ वाली कि 4 कंट्रीज़ का नाम था मेरे टाइम पे, कि किसी में शायद प्रेसिडेंट बदला था, किसी में कूप हुआ था, तो वो आराम से मेरा जो मैंने 1 साल न्यूज़पेपर पढ़ा था उसमें से बन गया था। और ये भी सो यू आर सेइंग समथिंग, और एक ऐसा क्वेश्चन था कुछ कि ये प्लेसेस कौन सी कंट्री में हैं, 4 मैच द कॉलम ही थे, तो वो मेरा वो न्यूज़पेपर से बन गया था। तो मोस्टली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस न्यूज़पेपर अगर पढ़ोगे तो बन जाएंगे। इतना जो यहाँ पे हवा बना हुआ है ना करंट अफेयर्स का, उसमें मतलब आप मत जाना, मेनली आप अपने स्टैटिक पे सब लोग फोकस करना, क्योंकि पेपर उसी से क्लियर होना है। मतलब वो होता है ना, केक बनाना है तो बेस बनाना पड़ता है, करंट अफेयर्स आर लाइक चेरीज, कि अगर चेरीज थोड़ी कम भी हो जाएगी पर बेस तो है, केक तो बना हुआ है हमारा, ऐसा। हाँ सर, जनरल साइंस के लिए जो मोहित सर की क्लासेस है, मैं साइंस स्टूडेंट ही रही हूँ तो मेरे कॉन्सेप्ट्स पहले से बहुत सारे क्लियर थे, और जो मोहित सर की जो क्लासेस थी बस उसी को फॉलो किया था, उसके जो नोट्स थे। और वैसे मतलब मेरे क्लियर थे कॉन्सेप्ट्स, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा जनरल साइंस का तो मैं वो इजीली बना पाऊंगी वो क्वेश्चन। और बस मैंने एक बार सर के नोट्स पढ़े थे। साइंस बैकग्राउंड से अगर ना हो तो सर की क्लासेस बहुत होलसम है, वो बिल्कुल बेसिक से, अगर मान लो फोर्स पढ़ा रहे हैं फिजिक्स में तो वो सारी चीज़ें बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे, वो लॉज ऑफ फोर्स भी पढ़ा देंगे आपको, सारी चीज़ें बेसिक्स से पूरा पढ़ाएंगे, तो आप उनकी सारी क्लासेस कवर कर सकते हो। इवन अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है जो शायद हम 10वीं या 9वीं में पढ़ चुके हैं, तो सर वो भी कवर कराते हैं, तो आप उनकी क्लासेस पे पूरा डिपेंड कर सकते हो। और अगर कुछ लगता है कि कोई टॉपिक हमसे मिस हो रहा है तो जो नेक्स्ट है इसकी जनरल साइंस वाली बुकलेट है, जो मैंने रेफर नहीं करी थी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड क्लियर था कि मुझे हो जाएगा, तो उसमें मैंने एक बार गो थ्रू करा था कि उसमें बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। तो अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो वो भी जनरल साइंस की नेक्स्ट आईएएस की बुकलेट को एक बार रेफर कर सकता है। तो ये था प्रीलिम्स का मेजर जो स्ट्रैटेजी मेरी थी। हाँ, सी सेट जो पेपर 2 है सी सेट, पहले मेरा ये बता दूं कि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड ही है, तो मैंने इसीलिए कोई क्लासेस नहीं की थी सी सेट की। पर सी सेट में मैंने ऐसा किया था कि मैंने जो पिछले 10 साल के यूपीएससी के पेपर से उनको जो 2-2 घंटे का टाइम लिमिट होता है, उसी का मतलब जो हम पेपर देते हैं वैसे ही पेपर मैं लेके बैठी थी और 2 घंटे में देती थी पेपर। ऐसा नहीं कि आज 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आज ये कर लिया, आज वो कर लिया। जो मतलब ऐसा है कि अगर पेपर मेरे सामने आ जाएगा तो मैं कैसे इसको अटेम्प्ट करूंगी। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी है तो हाँ, आई यूज टू एक्सेप्ट दैट टाइम कि आज ये क्लियर नहीं है और मेरा शायद इस बार मतलब जो भी, अगर मान लो मैं 2015 का पेपर दे रही हूँ उसमें कम नंबर आ रहे हैं, तो आई यूज टू एक्सेप्ट कि हाँ मुझे कम नंबर आ रहे हैं 67 से भी, तो मैं फिर भी देखूंगी नहीं कि क्या इसको कैसे सॉल्व करूं, और अगर टाइम हो गया तो मैं उठ जाती थी। और ये चीज़ थी कि मुझे इससे क्या अंदाज़ा हो गया कि 2 घंटे में मुझे पेपर को संभालना कैसे, कि यदि पेपर कैसा भी आ जाएगा ना तो मैं कम से कम पेपर संभालना सीख जाऊँ, कि मैं वहाँ पे पैनिक ना हूँ कि पेपर बदल गया है या कुछ और चीज़ें आ गई, नए कॉन्सेप्ट्स आ गए। ये पहला इसका फ़ायदा है। सेकंड, जो अब मुझे पता चला है कि मुझे जो चीज़ें नहीं आ रही है, जैसे मैं पर्सनली बोलूँ मेरा परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत वीक है, तो मुझे पता चल गया कि मेरे इसके एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो अगर मुझे यूट्यूब पे कोई अच्छी फ्री लेक्चर्स मिल रहे हैं जो ट्रिक्स बता रहे हैं या इजीली समझा रहे हैं, तो मैं वहाँ से उसको पढ़ लेती थी और अगर क्वेश्चन फिर बन जाते थे। तो मैंने सिर्फ सी सेट के लिए यही करा है
कि जो पेपर्स थे पिछले 10 साल के उन्हीं को सिर्फ सॉल्व करा है। उससे एक ये भी फ़ायदा होता है कि जैसे मान लीजिए ऑन एवरेज 25 अगर कॉम्प्रिहेंशन आते हैं हर साल सी सेट में, तो मुझे ये समझ पड़ गई थी कि यूपीएससी कॉम्प्रिहेंशन दे के मुझसे क्या आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है। कि मान लो एक पैराग्राफ है, उसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन सेम होते हैं, मतलब सिमिलर से होते हैं कि सबका मतलब थोड़ा थोड़ा एक जैसा ही निकल रहा है, बट उसमें से अगर हमको सबसे अप्रोप्रिएट वन फाइंड करना है तो मुझे ये पता चल गया था कि यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करेगा कि कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट वन है, क्योंकि उसकी हम आंसर शीट से जब मिलाते हैं तो हमें लगता है कि मैं ऐसा सोच रही थी पर यूपीएससी ने ऐसा सोचा है, तो हम उसकी तरह सोचने लग जाते हैं यूपीएससी की तरह कि अच्छा ये वाला एक्सपेक्ट कर रहा है आंसर। तो ये मेरी मेन स्ट्रैटेजी थी सी सेट की, बस ये चीज़ थी। जीएस मैंने पूरा 1 साल जीएस करा था जहाँ यहाँ पर जब कोचिंग करी थी तब, और सी सेट मैंने लास्ट के 2 महीने में सारे पेपर सॉल्व करके देखे थे। मैंने हाँ ये चीज़ है कि मैं जैसे आज जो क्लास में कराया तो या मैं इस चीज़ के लिए पंक्चुअल थी कि आज जाके मुझे रिवाइज करना है वो पूरा, मतलब अगर याद नहीं भी हो रहा तो लिख के रट लूँगी या किसी को सुना के मतलब बोल के सुना दूँगी कैसे भी, बस वो कि आज जो करा है 10 पेज अगर पढ़े तो मुझे वो आने चाहिए वो 10 पेज, तो मैंने डेली रिविजन करा था उस चीज़ का। जैसे यहाँ पे जो मेरे टाइम पे तो मंथली टेस्ट नहीं होता था, यहाँ पे वीकली टेस्ट होता था, वो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 2 सब्जेक्टिव वाले। तो स्टार्टिंग में मैंने सारे टेस्ट लिखे थे वो वाले, पर जब लास्ट में 2 क्लासेस हो गई थी और हमारी पीटीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने फिर ये वीकली वाला स्किप करके वो जो 100 क्वेश्चन वाला जो प्रीलिम्स वाला होता है मैंने फिर उस पर शिफ्ट कर लिया था। तो एंड के वीकली टेस्ट मैंने नहीं लिखे थे। हाँ मैंने नोट्स बनाए थे, पर मुझे वो नोट्स पढ़ने का कभी टाइम नहीं मिला। मेरे पास आज भी 3 बुक्स बल्कि पूरी भरी हुई रखी हुई, पर आज तक मैंने उनको कभी नहीं पढ़ा है। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको रिटेन कर सकते हो न्यूज़पेपर तो नोट्स ना ही बनाओ तो अच्छा है, क्योंकि मैंने बनाए हैं और मैं पढ़ नहीं पाई हूँ, मतलब प्रीलिम्स के पहले भी मैं कुछ भी रिवाइज नहीं कर पाई उन नोट्स को। इवन इनफैक्ट इस अटेम्प्ट में भी मैंने बनाए थे नोट्स, बट मैं रिवाइज नहीं कर पाई थी उनको, ये बात थी। और नहीं, मैंने PYQs यहाँ के जब क्लासेस हुए उसके बाद स्टार्ट कर रहा है करना। हाँ मैंने जब क्लासेस हो रहे थे उसके बाद, और मैंने PYQs भी ऐसे सॉल्व, जैसे आप बोल रहे जैसे ज्योग्राफी का पोर्शन मैंने ऐसे कभी सॉल्व नहीं किया था। स्टार्टिंग में करती थी कि जैसे नेक्स्ट आईएएस का जो बुकलेट है प्रीलिम्स क्वेश्चंस वाला, जो उसमें एक्सप्लेनेशन मिलता है कि मान लीजिए आज मेरा इंडियन ज्योग्राफी क्लास में भी खत्म हो गया और मेरा रिविजन भी खत्म हो गया, तो जो इंडियन ज्योग्राफी के मैं सारे क्वेश्चन देख लूँ, तो मैंने पहले वो अच्छे से, मान लीजिए 50 क्वेश्चन है तो मैंने वो उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह सब पढ़ लिया। अब मुझे ये समझ पड़ रहा है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब हमने ना क्या है कि यूपीएससी की जो नर्व पकड़नी है कि वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। स्टैटिक में भी किस जगह से, स्टैटिक में जैसे ज्योग्राफी का बोले तो मॉनसून से क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी में, तो हमें मॉनसून एकदम जो इंडियन क्लाइमेट है वो एकदम अच्छे से क्लियर करना है। अगर एग्रीकल्चर से आ रहे तो आप देखिए कि बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रिलेटेड यदि ज्योग्राफी में आए हैं तो मेनली उनका आंसर राइस है। तो आपको एग्रीकल्चर में राइस क्रॉप को बहुत फोकस करना है कि जैसे मीथेन प्रोडक्शन उससे ज़्यादा होता है, या वो कुछ स्टेटमेंट दे रहा है कि ये कंडीशन है कि बहुत एकदम अच्छी इरिगेटेड सॉइल है या ऐसा है। तो आपको ये देखना है कि कमीशन का क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। दो तरह से वो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछता है, या तो वो कंडीशन दे देता है, जैसे कॉटन वाला एक क्वेश्चन का आंसर है कॉटन की, उसने कंडीशन दे दी कि ये टेम्परेचर है, इसका फ्लावर खिलने में इतना समय लगता है और ये सब, तो उसका आंसर कॉटन है। तो अब आपको इससे ये पता चलता है कि जो भी मेजर क्रॉप्स है इंडिया की, लाइक वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, मेज, तो उनकी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि वीट कौन सी जगह कैसी सॉइल में उगता है, क्या टेम्परेचर चाहिए, मेज को क्या टेम्परेचर चाहिए, जो आपको सर यहाँ पर कराएंगे स्टैटिक में पूरा। एक तो ये तरीका हो गया। फिर सेकेंड उसने एक बार पूछा था कि इनमें से कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा मीथेन प्रोड्यूस करती है, तो उसका आंसर राइस है। तो मतलब राइस उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है क्योंकि उससे कुछ मीथेन प्रोडक्शन यानी इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो रहा है। तो ऐसी क्रॉप्स जिनका इन्वायरमेंटली पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट वो सारी इंपॉर्टेंट बन जाती है। जैसे मिलेट अभी लास्ट ईयर बहुत न्यूज़ में था, तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत वो पॉजिटिव क्रॉप्स थी। तो खैर मिलेट का क्वेश्चन आया नहीं, शायद इस बार आ जाए कि क्या क्या टाइप्स ऑफ मिलेट होती हैं। 7-8 नाम दे दे क्रॉप्स के और पूछ ले कि इनमें से मिलेट्स कौन कौन सी है या इनमें से मिलेट कौन सी नहीं है। तो जो मेजर मिलेट्स और जो माइनर मिलेट्स आपको सबके नाम याद रखने पड़ेंगे। या फिर ऐसा पूछ ले कि 2 स्टेटमेंट दे दे कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट, चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट, ओनली कौन से सही, ओनली 1, ओनली 2, बोथ, ऐसा।
तो फिर आप जैसे ये कोई क्रॉप इंपॉर्टेंट हो गई है तो आपको इसका फिर सब कुछ देखना है कि इंडिया का प्रोडक्शन क्या है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कर रहा है, और अगर हम भारत के लेवल पे बात करें तो कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा इसको प्रोड्यूस कर रहा है और कहाँ पर इसकी खपत का तो खैर आज तक क्वेश्चन शायद आया नहीं है, पर अगर देख भी ले कि कहाँ कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे ओवरऑल आपको ये चीज़ें प्रिपेयर करना है। तो ये चीज़ें कहाँ से समझ पड़ती है, जब आप यूपीएससी के पिछले क्वेश्चंस देखोगे कि वो क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है। नहीं तो हम तो ऐसे फिर अथाह चीज़ें पढ़ने को, हम सिर्फ पढ़ते ही जाते, जो मेरा फर्स्ट टाइम हुआ था जब मैं खुद से पढ़ रही थी। तो यही गलती थी कि मैंने पहले क्वेश्चंस नहीं देखे थे कि एग्ज़ाम के क्वेश्चंस, एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, पर सेकेंड टाइम में मैंने उसकी डिमांड समझा और फिर उस हिसाब से अपने जो नोट्स है उनको मतलब देखा कि मुझे कहाँ से क्या चीज़ें पढ़ना है। हाँ, तो एक समय तो होता है जब क्लासेस चल रही है, तब देखो इसमें ना आपको सबसे बड़ी चीज़ है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम में, मेहनत के बिना एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम घर गए, आज 2 घंटे में हमारी आज की क्लास रिवाइज हो गई, तो हमें फिर देखना पड़ेगा, हमें खुद का ही पूरा शेड्यूल करना पड़ेगा कि अगर आज मान लो साइंस टेक की क्लास चल रही है तो मैंने 2 घंटे में इसको रिवाइज करा है, तो पिछला अगर पॉलिटी हो गया है तो मैं रेगुलर इंटरवल पे उसको रिवाइज करती रहूँ, ताकि ऐसा ना हो कि आगे आगे पार्ट पीछे से पार्ट, मतलब ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए। इसमें रेगुलर इंटरवल पे आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन का ऐसा है कि हम पढ़ेंगे शायद 1 हफ्ते तक याद रह जाएगा हर कोई। आज जितने भी लोगों का क्लियर हुआ है ना, आज आप हमसे भी कोई फैक्ट पूछोगे ना स्टैटिक का भी, तो शायद हम भी मिस आउट कर जाएंगे, क्योंकि हमारा भी अभी रिविजन चल ही रहा है। मतलब अभी बहुत समय से छूटा हुआ है क्योंकि इंटरव्यू दे के आए हैं, तो बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो आपको वो प्लान करना पड़ेगा कि मैं ये सब्जेक्ट कब रिवाइज करूँ, इसके बाद क्या रिवाइज करूँ, ऐसे इंटरवल्स पे, रेगुलर इंटरवल्स पे। हाँ, मैंने उन्हीं से मैंने सेपरेट बनाए थे, पर मुझे पढ़ने का कभी टाइम नहीं मिला। तो जैसे मैं स्टूडेंट थी, आप लोग भी स्टूडेंट हो, आपको भी शायद नहीं मिलेगा पढ़ने का टाइम, क्योंकि ये यूपीएससी की प्रिपरेशन ही बोलूँ तो फुल टाइम जॉब है एक तरह से, तो नहीं मिलता है टाइम। अगर फिर भी आप कंफर्टेबल हो कि आप न्यूज़पेपर के नोट्स भी बना लो और फिर उसको रिवाइज भी कर लो, तो फिर आप बना सकते हैं। जैसे हाँ, अब एक न्यूज़पेपर जैसे एक हो गया प्रीलिम्स और एक हो गया मेंस, दोनों के लिए अलग नोट्स बनते हैं। मेंस के लिए मैंने बनाए थे नोट्स, वो मैं मेंस में डिस्कस करने वाली थी। जैसे प्रीलिम्स का हो गया, जैसे मैंने एक ना क्वेश्चन आया था 2022 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश, ऐसा कुछ करके था, जिसका आंसर था महशीर करके एक आंसर था। तो जो ये वाली जो न्यूज़ है ना, ये बहुत बार पेपर में आ रही थी कि एक कोई फिश सर्वे हुआ है किसी जगह पर, तो महशीर नाम बार बार न्यूज़पेपर में हाईलाइट किया जा रहा था। तो वो सर्वे, जैसे अब देखो यूपीएससी भी कोई ऐसे न्यूज़ से क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा कि सिर्फ आज के दिन एक दिन न्यूज़ आई और उसमें से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया, और अगर फिर वो क्वेश्चन वैसे उठा के पूछता है तो वो क्वेश्चन किसी का भी नहीं बनेगा, जो जितने भी 5-10 लाख एग्जाम दे रहे किसी का नहीं बनेगा। तो जो न्यूज़ बार बार रिपीट होती है ना, मेन चांसेस वहीं से आते हैं। जैसे एक बार फरलॉग एंड पेरोल का क्वेश्चन आया था 2022 में, क्योंकि वो भी बहुत न्यूज़ में चला था। तो जैसे 2 टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो डेफिनेशनल क्वेश्चंस या फैक्चुअल क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड। डेफिनेशनल मतलब कि दिस टर्म वाज रिसेंटली इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ, या ये जो टर्म है इसका क्या मतलब होता है। तो ये इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो जो टर्म्स अभी न्यूज़ में चल रही है। जैसे अभी लास्ट ईयर न्यूज़ में चला था कुछ बिटकॉइन से रिलेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक चला था, या प्रूफ ऑफ एक्सचेंज, कुछ ऐसा, मैं थोड़ा मिस आउट कर रही हूँ सर, ऐसा ही कुछ चला था ना। तो जैसे प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है और उसका क्या मतलब होता है, और ये चीज़ें आप मतलब डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि क्या इस चीज़ की डेफिनेशन होती है। और जैसे एक शॉर्ट सेलिंग ऑफ शेयर्स चला था कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, तो वो आप चीज़ देख सकते हैं। तो ये डेफिनेशनल आप ऐसे बना सकते हैं अपने नोट्स, और फैक्चुअल नोट्स ऐसे बना सकते हैं। जैसे ही मैंने आपको जैनिज़्म की बात बोली थी, जैनिज़्म का बहुत चला था न्यूज़ में, तो जो जो पेपर में चीज़ें आ रही है कि जैसे उस पर्वत पे उनके कौन कौन से तीर्थंकर ने अपनी मतलब समाधि ली थी, तो वो आएगा पेपर में कि ये इसलिए फेमस है, इन तीर्थंकर ने वहाँ पर जाके समाधि ली थी, इनका सिंबल ये, तो आप उसके नोट्स बना सकते हैं फैक्चुअल नोट्स। तो ये 2 टाइप के सर करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स रिलेटेड नोट्स। यस सर, वो PYQ अगर मैं मतलब, पर मेरे लिए तो वो स्टैटिक बन जाएगा ना। इसके लिए ऐसा कर सकते कि जैसे सर का जो मान लीजिए एक पेज का इंक्लूसिव ग्रोथ का है, आपने बुकलेट से पढ़ा, बुकलेट में मान लो आपको 10 पॉइंट बहुत अच्छे नोवेल से मिल गए कि अगर आप मेंस में भी लिखोगे तो आप दूसरों से आपको एज मिल जाएगी और मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो वो जो है ना, अब आपने उसको एक बार पढ़ लिया है ना, तो आप उसको समझ सकते हो, छोटे से 4 शब्द में भी एक सेंटेंस को आप
कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आपने ऐसे 10 पॉइंट अगर आपको उसमें से मिले हैं तो उनको एक स्टिकी नोट पे लिख के सर के इंक्लूसिव ग्रोथ के वहाँ चिपका दो। तो नहीं सर के वो नोट्स 300 बच्चे पढ़ेंगे ना यहाँ पर, ये सिर्फ एक क्लास है, ऐसे सब लोग सर के तो नोट्स बिकते भी है बाहर, सभी पढ़ते, तो हमें कुछ तो एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा ना। तो एक्स्ट्रा सिर्फ ये मैंने ऐसे ही करा था कि अगर कुछ मेरे को जैसे एक एग्जाम्पल मिल गया, जैसे एक चीज़ बताती हूँ कि मुझे इंटरव्यू में कुछ जो एजुकेशनल इनइक्वालिटी होती है उसके ऊपर क्वेश्चन था। तो जैसे क्लास में पढ़ा है, आप लोग क्या क्या सोचोगे एजुकेशनल इनइक्वालिटी कैसे होगी, जेंडर वाइज होगी, मेल फीमेल में, एज वाइज हो सकती है कि जो अभी एजेड लोग हैं वो इतना अच्छा एजुकेटेड नहीं है और यंग ज़्यादा एजुकेटेड है, फिर क्लास वाइज हो सकती है कि जो गरीब लोग हैं उनको एजुकेशन इतने अच्छे से नहीं मिल सकता है, ये सब लोग सोच सकते हैं। बट यदि किसी ने ऐसा सोच दिया कि ट्रांसजेंडर्स को भी नहीं मिलती एजुकेशन, तो वो आपको फिर आपको मार्क्स दिलाएगा, क्योंकि ये सारी जो 3 इनइक्वालिटीज़ है ना वो सभी लिखेंगे आपको। हाँ, जैसे सुसाइड के बारे में आप लिख दीजिए, मेंटल हेल्थ के बारे में, तो आपको वैसे, और ये चीज़ें कहीं आपने मान लो पेपर में पढ़ ली तो आप उसको, अगर आपका हेल्थ का टॉपिक है तो वहाँ पर छोटे से स्टार मार्क करके लिख दो। तो मैं आपको अगर नोट्स बताऊंगी तो मुझे मेरे नोट्स में यही चीज़ें मिलेगी कि जो मेन टॉपिक है क्लास का उससे रिलेटेड, अगर मुझे कोई, इसी को बोलते हैं वैल्यू एडिशन, मतलब अलग से पढ़ना नहीं पड़ता है वैल्यू एड करने के लिए, कि जो पढ़ते पढ़ते यदि हमको कुछ मिल जा रहा है तो वहाँ पर लिख दो टॉपिक के पास में। कि 75% लोग, 80% लोग हम लोगों की बकबक को नहीं लिखते, ठीक है, ये पक्का रख लो। 80% people don't write what we are speaking beyond dictation. Even if you write what we are speaking, but I'm using the word we, not I. I'm talking about every teacher who is teaching you. When you start writing what we talk beyond dictation, you will get a lot of value addition, which you will realize when you will look into it third or fourth time. I'm not sure, but वो मतलब ये मैंने हमेशा फीडबैक मिला, वो माहिर आपको बेटर बता पाएंगे, लेकिन वो जब तुम दूसरी तीसरी बार रिवाइज करो तो ये बोल रहा था उसमें, तो तब समझ में आता है, तो वो करना चाहिए। मैं पहली क्लास में तुम लोगों को बोलता था whatever I speak you write on the sides, but it does, और ये मैं नहीं, ये सभी टीचर्स पे ट्रू है, that everything can't be dictated। तो जब तुम कहते हो ना वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, न्यूज़पेपर यूज करो, that helps you in good value addition, ये लोग भी करते हैं। ये आप कहीं एक्स्ट्रा रीड कर रहे हो, कोई बुक रीड कर रहे हो, कोई न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़ सुन रहे हो, कहीं पर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो अपने सिलेबस से रिलेट कर लो उसको। इन माय सिलेबस इट वर्क्स हियर, इमीडिएटली लिख लो उसको कहीं पर, कुछ नहीं तो फोन में टाइप करके अपने आप को मैसेज भेज दो, बाद में लिख देना जगह पे। एंड थर्डली, भाई जो क्लास में टीचर्स बोलते हैं, बिलीव मी, वी स्पीक ऑलमोस्ट एज मच एज व्हाट वी डिक्टेट टू यू। क्लास में जितनी बात हम करते हैं ना आपसे, उतना ही डिक्टेशन भी देते हैं आप। तो जो जितनी बात की वो जिसके पास लिखा हुआ है, वो जब दूसरी बार पढ़ते हैं उसको लगता है ये सब कंटेक्स्ट में ये बातें हो रही हैं। सो समटाइम्स राज सर कैन टेल यू समथिंग अबाउट एजुकेशन, आई कैन टेल यू समथिंग अबाउट एजुकेशन, randomly speaking Pati sir can tell you something about education, you combine all that and you get a great answer on education, like you understand that। तो जो तुम लोग चूंकि माइंड से पूछ रहे थे तो मैं बस सोचा कि एक इनपुट दे देता हूँ, that if you go by that method it helps a lot। वो ट्राई करो जरूर, because she has been a student like that। इनको इसलिए अच्छे से और जानता हूँ कि हमेशा फ्रंट रो में बैठती है, तो इसकी कॉपी मुझे दिखती रहती है कि क्या क्या लिख रही है, नहीं लिख रही है। एंड शी वाज वेरी फोर्थराइट, एक और बात ऐड करूंगा, इन आस्किंग क्वेश्चंस शी वुड नेवर हेजिटेट। कभी ये नहीं देखा मैंने कि इसके मन में कोई हेजिटेशन है, कि क्लास के बाद भी आकर शी वुड आस्क, सर ये बात समझ नहीं आई, कैसे हो। सो दैट यू नो, डेवलप दैट हैबिट एंड दैट हेल्प्स, नो डाउट। सॉरी, जैसे सर ने जो चीज़ बोली उसी का एग्जांपल देती हूँ कि कैसे हम की भी क्वेश्चन होता है बच्चों को कि इंटर रिलेट कैसे करें सब्जेक्ट्स के बीच में। जैसे जल जीवन मिशन सर ने हमको स्कीम्स में पढ़ाया था, तो सर सिर्फ ऐसे बोल रहे थे, लिखाया नहीं था, कि इसको और एफिशिएंट बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी टाउन या सिटी में एक सेंटर जगह पे स्मार्ट मीटर लगा दे और सबके कनेक्शन वहाँ जोड़ दे। सर ने हमको क्लास में बताया था, तो पता चलेगा कहाँ पर कितना पानी आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो इससे रेंट सीकिंग या करप्शन कम होगा। सर ने लिखाया नहीं था, बट मैंने ये छोटा सा डायग्राम बना लिया था इस चीज़ का कि हम ऐसा कर सकते हैं। बट कुछ एक बार मेंस में मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं है, एथिक्स या साइंस टेक में कुछ आया था, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ ऐसा था। तो मैंने ये चीज़ वहाँ पर पेस्ट कर दी थी कि हम ये चीज़ सजेशन मांग रहे थे, तो हम ये चीज़ वहाँ कर सकते। सर ने डिक्टेट नहीं कराया था, अगर मैं लिखती भी नहीं तो सिर्फ एक बार सुन के मेरे दिमाग से निकल जाती है ये चीज़। बट ये मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब शायद यहीं की टेस्ट सीरीज में ये चीज़ करी थी मैंने, तो मुझे
बहुत अच्छा वहाँ पर रिमार्क भी मिला था कि अच्छा इंटर रिलेशन है। तो ये चीज़ ऐसे होती है कि अगर हमने कुछ लिखा हुआ है तो हम बाद में पढ़ते तो हम कहीं भी इंटर रिलेट कर सकते हैं उस चीज़ को। ये जैसे अब मेरी क्लासेस मार्च में ख़त्म हुई थी, तो फिर टेस्ट सीरीज यहाँ स्टार्ट हो गई थी, तो मुझे पूरा 1 साल का रिवाइज करना था। तो मैं ऑनेस्टली मैं सारे टेस्ट सीरीज के जो आंसर्स हैं उनको नहीं पढ़ पाई थी, बट जो जो मुझे लग रहा था कि हाँ ये हर इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज में कॉमन क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने फिर उसको डिटेल में पढ़ लिया था। ये चीज़ थी बस। और टेस्ट सीरीज का ना मेन मोटो मैं क्या समझी हूँ कि आपको ये सिखाना है कि आप 2 घंटे में पेपर को संभालोगे कैसे, क्योंकि जैसे इस बार पैटर्न बदल गया था, बट वही ना कि अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आप उसको भी निकाल लोगे पेपर को। तो वही कि पैनिक नहीं होना है उस जगह पे, मेन मोटिव ये रहता है टेस्ट सीरीज का। जैसे मैंने बताया था ये शाम की मैं 4 बजे से, मतलब मैं आई यूज्ड टू गो टू लाइब्रेरी, मेरा वहाँ से पढ़ाई सेल्फ स्टडी शुरू होती थी। और मैंने सर से भी एक बार ये बोला था कि मैं 4 बजे बैठती हूँ, छोटे छोटे ब्रेक्स लेके, जैसे खाने का और ये सब। रात के 2 बजे मैं घर जाती थी, उसके बीच में मैं घर ही नहीं जाती थी, बस एक बार खाना खाने के लिए जाती थी। तो ये स्टडिंग टाइम था। बट हाँ, कभी कभी दिन इसमें भी होता है ना कि कभी कभी दिन कुछ पढ़ाया ही नहीं, मतलब पढ़ा है पर हमारे दिमाग में कुछ गया नहीं है। पर फिर भी आई यूज टू सिट ऑन द टेबल कि पढ़ना है, थोड़ा रिफ्रेशमेंट ले लिया, फिर पढ़ना है, ऐसा। PYQs मैंने जब जैसे मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो गया यहाँ पर, तो मैं ऐसे ही रैंडमली PYQs देख लेती थी। बट फाइनली पेपर वाइज मैंने सॉल्व करना आफ्टर ये जो अब मेरा सिलेबस यहाँ पर ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था सॉल्व करना पेपर वाइज। जब तक क्लासेस चल रही थी तब तक एक तो क्लास का सब्जेक्ट, फिर मेरा सेकंड प्रायोरिटी होता था कि एक सब्जेक्ट में पूरा कर लूँ। जैसे मान लो अगर अभी इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है और हिस्ट्री मेरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ क्लास में, तो मेरा ये रहता था कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री एक बार पूरा कर लूँ, ऐसा। तो मैं एक सब्जेक्ट लेके चलती थी कि हाँ एक सब्जेक्ट में पूरा करूँगी, उसके बाद ही मैं दूसरा सब्जेक्ट उठाऊँगी। और न्यूज़पेपर जो होता है वो, हाँ। अब देखिए ये डिपेंड करता है आप न्यूज़पेपर पढ़ना कब स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें थोड़ा स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, फिर इवेंचुअली अब टाइम कम हो जाता है। जैसे मुझे तो आज ही मैंने सर को बताया था, मुझे 4.5 घंटा लगा था पहला न्यूज़पेपर पढ़ने में। बट और वो चीज़ न्यूज़पेपर पे भी डिपेंड करती है कि किसी दिन कुछ भी नहीं आता है पढ़ने लायक, तो वो आप 20-25 मिनट में भी पढ़ सकते हो। और किसी दिन शायद सारे एडिटोरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो आपका वो टाइम 1.5 घंटा भी हो सकता है अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेंस के लिए मैंने बनाए थे। अब वो है ना, जब आप भी करोगे आपको भी पता नहीं चलेगा, अपने आप वो रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, विद द टाइम वो चीज़ आ जाएगी, ऐसा। मैंने पहले पढ़ा था बट फिर मैं वापस उन पे गई नहीं पढ़ने के लिए। हाँ, बस यही चीज़ थी। इकोनॉमिक्स के लिए मेन सोर्सेज सर के नोट्स थे, जो सर जो जैसे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं लाइक GDP GNP वाला जो सर का पहला पार्ट होता है वो, बाकी पूरा सर का जो मनी बैंकिंग वाला सब सर से ही करा था, और जो कपूरिया सर का है वो उनसे करा था। बाकी रेड्डी सर की मैंने क्लासेस वैसे सारी ली थी, बट उनकी क्लासेस मेरे बहुत शायद मार्च में लगी थी उनकी क्लासेस, तो उनका लास्ट का पोर्शन में रिवाइज नहीं कर पाई थी। बट उसमें से भी मेरे मेंस में क्वेश्चन आया था, पूरा एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, जो मुझे लग रहा था मुझे पढ़ लेना चाहिए था, तो मैं वो रिवाइज नहीं कर पाई थी। बाकी जितना भी इकोनॉमिक्स में पढ़ा है सर की क्लासेस के हिसाब से ही पढ़ा है, तीनों टीचर्स की क्लासेस के हिसाब से। जैसे हिस्ट्री खत्म, ये ना देखो ये होता है, देयर इज समथिंग बर्निंग इनसाइड यू कि आपको कंप्लीट करना ही है। तो मान लो कि मेरा कुछ और भी चल रहा है, मैंने सोचा है कि मुझे हिस्ट्री हफ्ते निपटाना है, तो मैं कैसे भी करके निपटा लूँगी। आपको ये आपका शेड्यूल ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे आपने हिस्ट्री का एग्जांपल लिया कि ये हो गया है, अब हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ भी अपडेशन इतना ज़्यादा होता नहीं है, और शायद अगर मान लो आपको इंटरेस्ट हो तो शायद आप सबसे पहले उसको ख़त्म कर लेंगे। फिर यदि आपके यहाँ पे ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है तो हिस्ट्री आपने एक बार रिवाइज करा, फिर उसके बाद आप ज्योग्राफी ले लीजिए। मतलब आप, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप इंटरवल्स पे रिवाइज करते रहिए ताकि आपके दिमाग से वो इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो जाए। कि मान लो कोई ज्योग्राफी की कोई रिवर है कि इसका ओरिजिन यहाँ से है, आज आप पढ़ लोगे, आपने 10 रिवर पढ़ी कि 10 के ओरिजिन यहाँ पर है और 10 समुद्र में इस जगह पर जाके मिलती है, 1 हफ्ते तक वो रिटेन रहेगा, फिर आप भूलने लग जाओगे। तो आपको फिर से कि वो भूलो नहीं, आपको फिर से आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। और जब आप सेकेंड थर्ड फोर्थ टाइम रिवाइज करते हो तो इतना ज़्यादा समय नहीं लगता है, जब आपको बस एक बार नज़र घुमानी होती है कॉपी के ऊपर और आपको सब चीज़ें याद आ जाती है। तो यही कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और आपका जो कैलिबर है उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए कि आपको कब क्या करना है।
एटलस सर की यहाँ पर वर्ल्ड मैप की क्लासेस होती है स्टैटिक में, तो उसी के थ्रू हुआ था ऐसा। हाँ, एक्चुअली मुझे पहले से भी वर्ल्ड मैपिंग में इंटरेस्ट हुआ करता था, तो वो मैं मतलब इवन इस प्रिपरेशन में आने से पहले भी इंटरेस्ट था, तो मैं वैसे भी देखती रहती थी कि क्या चीज़ कहाँ पर है, क्या चीज़ कहाँ पर है। बाकी सर के यहाँ पे कैप की क्लासेस हुई थी उसमें। हाँ हाँ, और फिर जो न्यूज़पेपर में अगर कोई न्यूज़ आई है तो उससे रिलेटेड ऐसा नोट्स। हाँ हाँ, जैसे वो टॉपिक पे डिपेंड करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं प्रिपेयर कर रही थी ना, तब बेंगलोर में फ्लड आई थी, उससे रिलेटेड बहुत सारे एडिटोरियल्स आए थे। तो फ्लड मैनेजमेंट का ही टॉपिक हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो उसमें कुछ बेंगलोर की जो ज्योग्राफी है उसको, मतलब वो रीज़न था मेन फ्लड आने का। तो एक ये मुझे नोट मिल गया कि अगर फ्लड आने का, अगर रीजंस ऑफ फ्लड पूछा जाता है तो एक ये भी हो गया कि ज्योग्राफी ऑफ द रीजन, एग्जांपल बेंगलोर फ्लड, रिसेंट बेंगलोर फ्लड्स। तो ये ऐसे मतलब नोट्स बनाए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to talk about two papers, essay and ethics, because they are very marks fetching paper. So first we'll talk about essay. अब ऐसे सबसे ज़्यादा मार्क्स फेचिंग इसीलिए क्योंकि यूपीएससी ने आपको एक स्टेटमेंट दे दिया और उस पर आपके विचार पूछे। वो नहीं, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देना है। आप एक चीज़ को कितना सोच सकते हो, उसके बारे में क्या क्या उसके पहलू खोल सकते हो, इससे आपको मार्क्स मिलेंगे। और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके जो पिछले 23-24 साल में जो आपकी पर्सनालिटी डेवलप हुई है उस पर भी डिपेंड करेगी। आप जिस जगह से आते हैं आपकी सोच वहाँ पर भी डिपेंड करेगी। तो एक वो एलिमेंट तो सबका अपना पर्सनल एलिमेंट होगा, उसके लिए हम कुछ ना बढ़ा सकते ना कम कर सकते। तो जब हम ऊपरी काम कर सकते हैं, ऐसे के लिए एक होती है पेस्टल अप्रोच। पेस्टल अप्रोच मतलब एक कोई भी मान लीजिए विमेन रिलेटेड ऐसे आया हमारे पास, जैसे इस बार भी जो आया था कुछ जेंडर, मुझे ठीक से याद नहीं है, पर कुछ जेंडर रिलेटेड कुछ ऐसे था, तो उसमें वो विमेन पर ही सेंट्रिक था। तो इसमें पेस्टल अप्रोच कैसे लगानी है, पहले आएगा हमको पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ विमेन देखना है। अब पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ विमेन में हम क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, हम पंचायत में जा सकते हैं, जो पंचपति सरपंचपति का जो कॉन्सेप्ट आता है हम उसमें जा सकते हैं। और जितना भी पॉलिटिकली, यदि आपके पास कोई एग्जांपल हो, जैसे हमारी अभी की जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुकी है, अगर इनसे रिलेटेड आपको इनके कोई बड़े बड़े एग्जाम्पल्स याद आ रहे हैं पॉलिटी से रिलेटेड, आप उनका लिख सकते हैं। यदि आप पूरे ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो आप अगर पॉलिटिकल डायमेंशन में विमेन के कोई एग्जाम्पल है तो आप वर्ल्ड लेवल पे यदि आपको पता है तो आप वो चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा पॉलिटिकल डायमेंशन कवर। इसमें फिर आ जाएंगे आपके जो टॉपिक पे डिपेंड करेगा। यदि फैक्टर्स लिखना हो कि रीजंस क्या क्या है लेक ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, सजेशंस देना चाहते हैं कि क्या सजेशंस हो सकते हैं कि क्या हम पॉलिटिकली हम कैसे एम्पावर करें विमेन को, तो एक ये डायमेंशन हो गया। अब ये ई से होता है एक इकोनॉमिक डायमेंशन और एक होता है इन्वायरमेंट वाला डायमेंशन। इकोनॉमिक डायमेंशन पे हम अगर विमेन का ऊपर ऐसे है तो हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, हम ये रिलेट कर सकते हैं। इसमें एक और होता है डायमेंशन एजुकेशन का, ई से, कि एजुकेशन में विमेन की अभी क्या, जैसे ड्रॉप आउट्स रेट क्यों ज़्यादा है, हम कैसे कम कर सकते हैं, और क्यों हमारे यहाँ ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ रहे हैं, क्यों जेंडर इनइक्वालिटी इन एजुकेशन है, हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। और यदि इस समय कोई अच्छा स्कीम याद आ जाए, वो टॉपिक पर डिपेंड करेगा कि आपको स्कीम मेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार का जो ऐसे था उसमें कुछ ऐसा था कि जो जेंडर रोल्स है वो शायद मुझे ठीक से टॉपिक याद नहीं है, पर जेंडर रोल्स लिबरलाइज हो रहे हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, जेंडर रोल यूजुअली विमेन को क्या देखा जाता है कि वो कुक करती है, यही रोल हम एसोसिएट करते हैं। बट जो संजीव कपूर शेफ है उन्होंने इस चीज़ को नकारा है और वो बेस्ट शेफ बने हैं। और जैसे विमेन को टीचिंग से रिलेट किया जाता है, तो मैंने यहाँ पे मनीष मल्होत्रा का एग्जांपल दिया था कि ही इज़ द वन ऑफ द बेस्टेस्ट फैशन डिज़ाइनर ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे मुझे एग्जांपल याद आ गया ये दोनों का, तो मैंने इस चीज़ को लेके लिखा था अपने उस ऐसे में।
फिर इन्वायरमेंटल डायमेंशन, यदि वैसे विमेन का कहीं दिखेगा नहीं इन्वायरमेंटल डायमेंशन, बट यदि हम फिर भी और सोच के रिलेट करना चाहे तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं जैसे इन्वायरमेंट से कि हमारा ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है, जिसके कारण हमारे विमेंस को किलोमीटर्स चल के पानी फेच करने जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका एजुकेशन कम होता है, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है। तो हमें ऐसे इसको वो करना है कनेक्ट। जो एस से आता है वो साइंस टेक होता है। साइंस टेक यानी अगर कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड हम बात करते हैं विमेन की, तो हम उसमें टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मोबाइल ऐप होते हैं, टोल फ्री नंबर्स होते हैं, और भी जैसे टेक्नोलॉजी का भी विमेन घर बैठे अपना बिजनेस चला सकती है, जो ई कॉमर्स कंपनीज के थ्रू, जो इकोनॉमी से हम रिलेट कर सकते हैं, ओवरऑल वो एम्पावरमेंट में ही उसका रिलेशन आएगा। तो ऐसे आपको मतलब टॉपिक्स को खोलना है। फिर ये ई से ये हो गया। फिर लॉ से एल से लीगल डायमेंशन देखा जाता है कि लीगली हमने क्या क्या करा है विमेन के लिए, हम कहाँ कहाँ पर लैग कर रहे हैं विमेन के लिए, और हम क्या कर सकते हैं। तो इसके थ्रू हम एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं एसे का। ये स्ट्रक्चर थीमेटिक होता है और टेम्पोरल होता है। टेम्पोरल मतलब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एसे को आगे ले जाते हैं, यानी हिस्ट्री से लेके, कि मान लीजिए मेरा पहला लाइन मैंने कोई हिस्ट्री की कोई भारत की ही वीरांगना हो उससे रिलेटेड लिखी हो, और मैं टेम्पोरली उसको आगे ले जा रही हूँ कि हमारे यहाँ कौन कौन सी ग्रेट विमेन्स हुई है, लाइक फ्रॉम एंशिएंट टू मिडाइवल टू मॉडर्न, और फिर आज तक का। थीमेटिक होता है, इसको बोलते हैं थीमेटिक्स, कि हमने थीम में डिवाइड कर दिया, पॉलिटिकल डायमेंशन, एजुकेशनल डायमेंशन। और ये क्या है, जो जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स है बस वो करना है, कि जैसे हिस्ट्री बताया तो हिस्ट्री में विमेन का रोल, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी से मैंने एनवायरनमेंट से जो कनेक्ट करा वो, फिर जीएस के इकोनॉमी हो गया, एजुकेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन में विमेन का क्या रोल है। तो आपको ऐसे थीमेटिक उसको ओपन करना है। अब फिर दूसरा चीज़ आती है कि ये चीज़ें तो सभी करेंगे, अब आप उसमें वैल्यू कैसे ऐड करेंगे। अब होता है इसमें कोट्स, वैसे बहुत सिंपल यदि ए से लिखा है तो भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने यही नेक्स्ट आईएएस में बहुत सिंपल ए से लिखा था, तो मेरा सभी टेस्ट में फर्स्ट रैंक आया था उस ए से में। जितना मैं उसमें वैल्यू ऐड कर रही थी तब ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे थे, बट फिर भी यदि हम करना चाहें तो जैसे कोट्स होते हैं, जैसे किसी ने पूछा था कि मेंस के लिए न्यूज़पेपर से आप कैसे नोट्स बनाते थे, तो एक एडिटोरियल आया था जिसमें एक राइटर की एक बुक का नाम लिखा था, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, बट उसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ये था कि वो एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड मतलब इमेजिन करती है कि जहाँ पर लेट नाइट्स में लड़कियाँ सड़कों पर घूम रही है, लड़कियाँ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स एक्सचेंज कर रही है, वो बहुत फ्रीली बच्चों को फीड कर रही है, हमारे यहाँ मेंस्ट्रुएशन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा उन्होंने एक वर्ल्ड इमेजिन करती है वो ऑथर, एक बुक का नाम था। तो विमेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के हिसाब से, क्योंकि ये मैंने पिछले क्वेश्चंस देखे तो मुझे पता चला, तो मैंने अपने जो नोट्स बनाए थे उसमें ये बुक का नाम लिख लिया था, ऑथर का नाम लिख लिया था, और ये मैंने इमेजिनेशन वाली जो वर्ल्ड है वो लिख लिया था। अब कोइंसिडेंसली कि ऐसे विमेन पे ही आ गया, तो मैंने अपना ऐसे यहीं से स्टार्ट करा था, ये इमेजिनेटिव वर्ल्ड से लेके। तो ये ऐसे काम आते हैं कि अगर यदि हम न्यूज़पेपर से नोट्स बना ले कि जो फेवरेट टॉपिक्स है यूपीएससी के, तो उनको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। यदि कोई जैसे इंग्लिश पोएम्स का जिसको पढ़ना अच्छा लगता है वो पोएम्स यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको पोएम रटने बैठना पड़ेगी, जो आपका इंटरेस्ट है ना आप सिर्फ वही करो, आप खुद को पुश करो, पर एक लिमिट में रह के पुश करो। ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ के हम पोएम्स रटने बैठ गए, हम कोट्स पढ़ने बैठ गए। जो आपकी जहाँ पर स्ट्रेंथ है आपको वो स्ट्रेंथ इस पेपर में दिखानी है। यदि कुछ डाटा आपके पास है जो आपको आपके जो जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे उससे डाटा मिल जाएगा, यदि आप उसको आप इसमें लिख सकते हो ऐसे में, तो आप वो चीज़ अच्छी कर सकते हो। जो अपने कोई पोएम बना सका, जैसे आई यूज्ड टू राइट माई ओन पोएम फॉर एसेस, तो मैं अपनी 2-2 लाइन एंड ऐसे को वैसे करती थी कि 2 लाइन की कुछ भी पोएम लिख दी इंग्लिश में, उससे ऐसे को एंड करती थी। पर यदि आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप वो अप्रोच फॉलो करिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है, नहीं आती पोएम कोट लिखते, तो आप खुद को बेवजह पुश ना करिए। अगर आप सिंपल ऐसे लिखोगे और आपने टू द पॉइंट ऐसे लिखा है, क्रिएटिव ऐसे लिखा है, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अब ये जैसे ऐसे हो गया, तो कोई टॉपिक दिया है, हमको उसको इलेबोरेट करना है, हमारे पास 1200 वर्ड होते हैं इलेबोरेट करने के लिए। तो टॉपिक के पक्ष में यानी फेवर में तो हम मोस्ट ऑफ द चंक ऑफ जो ए से रहेगा वो टॉपिक के फेवर में, टॉपिक से रिलेटेबल रहेगा। यदि हमको लग रहा है कि हम कुछ काउंटर्स दे सके मतलब बीच मतलब एंड की तरफ, कि ऐसा नहीं है
जो टॉपिक है उससे भी अलग हटके कुछ चीज़ होती है, तो आई यूज टू गिव काउंटर्स ऑफ 1 पेज ओनली, जो 1 पेज होता है, बट फिर से मैं पॉजिटिव मैनर में ऐसे को एंड करती थी। जो क्या होता था, पूरा जो ऐसे लिखा है उसका मैं समराइज कर देती थी और थोड़े से पॉजिटिव इंसाइट्स दे देती थी। जैसे फॉर एग्जांपल यदि इंडिया के ऊपर कोई ऐसे है तो मैं उसको कैसे एंड करती थी कि 2047 में डेवलप्ड इकोनॉमी के नाम से एंड कर लिया, या यूथ के ऊपर है तो कुछ ऐसा कि शिक्षित युवा विकसित भारत, ऐसे जो सरकारी स्टेटमेंट्स होते हैं ना, जैसे आत्मनिर्भर भारत, ये आपके आंसर्स में ऐसे में दिखना चाहिए कि आपने ये चीज़ें लिखी है। और आपका एंड थोड़ा सा अच्छा क्रिएटिव होगा तो जो एग्जामिनर है उसको वो इम्प्रेशन, एक तो क्रिएटिवनेस का इम्प्रेशन लगेगा, और फिर साथ ही में यदि समराइज आप कर देंगे तो उसको याद आ जाएगा कि अच्छा इसने ऐसे में ये पूरा लिखा था, तो फिर आपकी मार्किंग अच्छी होगी। और ऐसे का जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसको आई यूज टू कीप वेरी सिंपल इस वे में कि जो टॉपिक दिया है उसको मैं अपने वर्ड्स में ही उस पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देती थी, ताकि एग्जामिनर को ये समझ पड़ जाए कि मुझे ऐसे क्या पूछ रहा है समझ आ गया है, कि ऐसे का एक लाइन में वो क्या मुझसे पूछना चाह रहा है मैं समझ गई हूँ, तो मैंने अपने वर्ड्स में लिख के बता दिया है। तो ये मेरा ऐसे का अप्रोच हुआ करता था। और आप ऐसे तो शायद जब अगर आपका अभी प्रीलिम्स का सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे में सिर्फ वो आपके विचार जानना चाहते हैं। तो आई वुड लाइक टू से कि आप ऐसे की बहुत प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत मार्क्स फेचिंग पेपर है, इसमें 150 नंबर भी लोगों को आते हैं, तो बहुत अच्छा मार्क्स इसमें मिल जाता है और बहुत ईजीएस्ट पेपर है ये। तो ये मेरी ऐसे की अप्रोच हुआ करती थी। अब सेकंड पेपर है एथिक्स। एथिक्स को मैंने इसलिए इसके साथ लिया है क्योंकि हम एथिक्स की चीज़ें ऐसे में डाल सकते हैं। जो ये मान लीजिए एथिक्स की कोई हमने थ्योरी पढ़ी, या वर्ड्स जो हम पढ़ते कंपैशन, पेशेंस, परसिवरेंस, वो हम ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। अब एथिक्स का जो पेपर होता है वो 2 पार्ट में होता है, जो 10-10 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और फिर केस स्टडी होती है। तो आई यूज टू कंप्लीट दी जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, सबसे जो 13 क्वेश्चन आते हैं, मैं सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को करती थी, क्योंकि मुझे जैसे यहाँ पर पति सर ने ही बताया था कि आपकी मेन मार्किंग वो क्वेश्चंस डिसाइड करेंगे जो आपने 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस लिखे हैं। क्योंकि केस स्टडी में सबका ऑलमोस्ट एक ही सोल्यूशन रहेगा, कोई भी ये सोल्यूशन नहीं देगा कि मैं रिश्वत ले लूँगा, सब यही सोल्यूशन देंगे कि मैं ईमानदारी से काम करूँगा, ये करूँगा। तो सबके वो सेम सोल्यूशन है, वहाँ पे सबको एक जैसे मार्क्स मिलेंगे। डिफरेंस आपके जो 13 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, वो बनाएंगे। बट द चैलेंज इज कि वो जो 10 मार्क्स के 13 क्वेश्चन है वो भी डे बाय डे इवॉल्व होते जा रहे हैं। वो डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं है, उसमें भी सिचुएशंस वो दे रहे हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी एथिक्स की, जो केमपाती सर के नोट्स थे और जो प्रिंस सर के नोट्स थे वो मैंने बहुत अच्छे से मगअप कर लिए थे। उनके जो इनफैक्ट उन नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं, जैसे इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड और एथिक्स इन वॉर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, जो डायरेक्टली टर्म्स मैंने अपनी कॉपी में लिखी थी, मैंने वहीं पर जाके वो पेस्ट कर दी। और वो आपको दिमाग में पहले से बिठाना पड़ेगा कि यदि ये चीज़ आएगी तो मैं यही लिखूंगी या लिखूंगा। जैसे इस बार क्वेश्चन था गुरु नानक देव जी की टीचिंग से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन था 10 नंबर का, तो मेरी कॉपी में 5 टीचिंग्स उनकी लिखी हुई थी, तो मुझे बस उन टॉपिक्स उन वर्ड्स को लिखना था और उनको इलेबोरेट करना था। तो आपको एथिक्स का जो थ्योरी पार्ट है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और यदि समझ आए तो समझ ही लीजिए, नहीं आए तो रट लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता चलने वाला है कि आपने समझा है, रटा है, कैसे कुछ भी करा है, बस आपने वहाँ लिखा है, उसी के आपको नंबर मिलेंगे और उसी से फिर रिजल्ट भी आना है। तो जैसे आपको थ्योरी पोर्शन जो सर कराए, और यदि उसमें लगता है कि नेक्स्ट आईएएस की बुक से हमको कोई एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं तो आप उससे वहाँ पर वो चीज़ पेस्ट कर दीजिए। और मेरा ये इंटरेस्ट हुआ करता था यहाँ प्रिपरेशन से पहले भी, कि जो इंडिया में जो अच्छे ऑफिसर्स जो अच्छे काम कर रहे हैं, मुझे वो चीज़ें याद रहती थी। जैसे मान लीजिए कि बस्तर का एक एजुकेशन मॉडल है, ओपी चौधरी सर ने जो बनाया है, जो बहुत फेमस है, तो मैं ऐसी चीज़ें पढ़ती रहती थी। तो मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शंस था कि ऑफिसर्स के जो अच्छे अच्छे काम, जैसे आई एम फॉरगेटिंग हिज कैडर, एक आर्मस्ट्रॉन्ग पामे सर करके कोई है, जिन्होंने ब्रिज एक रात में बना दिया था लोगों के लिए। ही इज़ एन आईएएस ऑफिसर इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो जैसे उनका एग्जाम्पल है, तो मैंने वो कहीं पर कोट कर दिया। ये वाला एग्जाम्पल कहाँ पर जाएगा कि आप जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन है कि आपके अंदर करने का कितना जुनून है, कुछ चीज़ पूरी करने का कहाँ जुनून है आपके अंदर, तो वहाँ पर वो ब्रिज वाला एग्जाम्पल आ गया। कहीं पर
ऐसा क्वेश्चन है कि एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत बड़े लेवल पे बदलाव लाना है। तो ये एजुकेशन मॉडल जो बस्तर एक नक्सलिज्म हॉटस्पॉट हुआ करता था, वहाँ पर अब उसको एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे मैंने ये एग्जांपल्स ऐसे मैं पढ़ती रहती थी, जैसे बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स थे, तो मुझे एग्जांपल्स याद थे तो मैं उनके एग्जांपल्स कोट करती थी। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और जो 10-10 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें नया पैटर्न भी है कि वो आपको एक कोड दे देंगे, या तो आप वो कोड एक्सप्लेन करिए या मॉडर्न रिलेवेंस लिखिए उस कोड का। ये क्वेश्चन रहते 2 पार्ट में। तो कोड एक्सप्लेन आप तभी कर सकते जब आप उस कोड को पढ़ेंगे, और बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमने वो कोड ना सुना है ना देखा है तो हमें समझ नहीं आता है। मेरे साथ भी हुआ था। बट आप सिर्फ उसके लिए ये कर सकते हैं कि उस कोड को बार बार पढ़िए, जितनी बार हो सकता है उस कोड को पढ़िए। यदि समझ में आ रहा है, एक बार स्ट्राइक हो जाएगा कि कम से कम एक चीज़ तो समझ आ ही जाएगी उस कोड के बारे में। जितना आप उसका ग्रामेटिकली आप उसको कनेक्ट करके देखोगे कि ये शायद ये बोलना चाह रहा है, फिर उसको अपनी बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करिए। और उसका जो मॉडर्न रिलेवेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर गांधी जी का कोई कोट है तो उसका कोई मॉडर्न रिलेवेंस, तो मॉडर्न रिलेवेंस हम कैसे देख सकते हैं कि जैसे गांधी जी पंचायत राज सिस्टम राम राज्य का बोलते थे, तो आज हमारे यहाँ कितना रेलेवेंट है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फिर वो जैसे बोलते थे कि देयर इज हाँ बट नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड। तो आज का हम इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारी वेस्टर्न कंट्रीज की ग्रिड ने पूरा इन्वायरमेंट खराब करके रख दिया है। तो ऐसे आप कनेक्ट कर सकते कि मॉडर्न डे रेलेवेंस क्या क्या है। तो ये 10 नंबर वाले क्वेश्चंस हो गए। और फिर जो केस स्टडीज़ है, केस स्टडीज़ में वैसे सर आपको बताएंगे जब सर यहाँ पढ़ाएंगे कि आपको कैसे डील करना है। और जैसे 4-5 क्वेश्चंस आते हैं केस स्टडीज़ में कि मान लीजिए स्टेक होल्डर्स क्या है, वैसे तो इस बार नहीं आया था स्टेक होल्डर्स का, तो आपको 5 क्वेश्चन के हिसाब से ही केस स्टडी को बांटना है। 20 नंबर की होती है, तो आपको आधा आधा या एक पेज जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके हिसाब से लिखना है। वो यूजुअली आंसर्स आपको केस स्टडी में ही मिल जाएंगे कि जो सिचुएशन है उसके क्या क्या प्रोज है, उसके क्या क्या कॉन्स है। तो आई यूज टू मेक अ टेबल कि इधर अगर मैंने कोई एक मेरा कोर्स ऑफ एक्शन है कि मैं ये चीज़ करूँगी, तो इसका प्रोज क्या है, इसका कॉन्स क्या है। फिर सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन, एक टेबल बनाया प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज क्या है कॉन्स क्या है। बट ये सारी चीज़ें मेरी पहले से वेल प्लान्ड इन माई माइंड थी कि ये जैसे टर्म्स मुझे ये यूज़ करना है कि जैसे इसका कौन मतलब इसके नुकसान है कि लॉज ऑफ इंटीग्रिटी, कॉम्प्रोमाइज़ विद कंपैशन, कॉम्प्रोमाइज़ विद माई प्रॉबिलिटी, कॉम्प्रोमाइज़ विद माई ऑनेस्टी। ये ऐसे मेरे टर्म्स क्लियर थे कि मुझे वहीं यही जाके लिखना है। मुझे वहाँ, क्योंकि वहाँ एथिक्स के पेपर में सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। आपका पेपर एकदम जब बेल बजेगी ना तभी पूरा होगा, और लोगों का छूट भी जाता है। मेरे साथ ही बच्चे थे जिनका बहुत पेपर छूटा भी है। तो आपको पहले से टर्म्स प्रिपेयर करके जानी है कि मुझे वहाँ पर क्या लिखना है, क्योंकि वहाँ सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मेरे साथ तो ये भी हुआ था कि क्वेश्चन आधा ही आ रहा था, मुझे नहीं आ पा रहा था, तो मैं दूसरे पे शिफ्ट हो गई थी, फिर उसको पूरा करके मैं पीछे आई। मतलब सोचने का टाइम नहीं है वहाँ बिल्कुल भी। तो इस तरह से एथिक्स का पेपर पूरा होगा, और ये भी बहुत मार्क्स फेचिंग पेपर है। केस स्टडीज़ में तो इजीली मार्क्स आ ही जाएंगे क्योंकि वो बहुत इजी होती है। बट जो 10 नंबर वाले क्वेश्चन है उन पे बहुत अच्छे से काम करना, ताकि वहाँ आपको एज लेना है कि दूसरों के मुकाबले आपको अगर वहाँ मार्क्स आ गए, क्योंकि वो क्या होता है पार्ट ए होता है। यदि वहाँ से एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा बन गया कि आपकी थिंकिंग अच्छी है, आपकी थिंकिंग इंक्लूसिव है, आप समझ रहे हो, कोड समझ रहे हो, मतलब क्या है कि आपको कोई चीज़ सिचुएशन दी है, इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि आप उस चीज़ को समझ रहे हो। तो वहाँ से एक एक्सप्रेशन बन गया है कि आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो आपके केस स्टडीज़ में भी डिसेंट मार्क्स आएंगे। तो ये मेरी दोनों पेपर्स को लेकर अप्रोच थी। यदि इन 2 पेपर्स में किसी को डाउट है तो आप वो चीज़ पूछ सकते हैं। ओके तो ऐसे एथिक्स हो गया। अब जो 4 पेपर बचते 3 पेपर बचेंगे, GS 1, 2, 3। तो GS 1, 2, 3 के लिए मैंने मेरे बेसिक जो सोर्स थे वो यहीं का जो मेरे क्लास नोट्स थे वही थे, उससे ही मेरे बहुत हद तक क्वेश्चंस बन गए थे। बस एक ही क्वेश्चन शायद मुझे GS 1 में दिखा था जो NCERT में, मुझे याद भी नहीं है वो क्वेश्चन कौन सा था, वो NCERT में था, बट मेरे बहुत हद तक बन गए थे। अब इसमें क्या होता है कि आपको कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक GS 1 में क्वेश्चन आया था कि हम वैदिक कल्चर से हमने क्या क्या सीखा है जो हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं वो चीज़ें। तो आप आर्ट एंड कल्चर की क्लास में वैदिक जो पूरा टाइम है पूरा पढ़ेंगे, बट आपको कनेक्ट करना है कि हम क्या क्या अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यज्ञ अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, हम जो उस समय सभा समिति होती थी वो हम अभी मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में कंटिन्यू कर रहे हैं।
उस समय किंग्स होते थे, बट वही हमारा मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम हो चुका है वो, तो आपको ऐसे कनेक्ट करना है, तो आपको उसमें सोचना पड़ेगा कि आप कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी बेसिक जो मटेरियल है वो सेम रहेगा, बट उसका आपको कनेक्शन, जैसे एक पिछले से पिछले साल दी इम्पोर्टेंस ऑफ बुल एंड लायन इन माइथोलॉजी, कल कुछ ऐसा क्वेश्चन था, तो वही आपको एक कनेक्ट करना है कि बुल कौन कौन से धर्म में आता है, जैसे नंदी का रूप है बुल, बुद्धा से रिलेट कर सकते हो, बुल जैनिज्म में किसी तीर्थंकर का भी सिंबल है, लायन दुर्गा माँ से रिलेट करोगे, और जैसे नरसिंह भगवान होते हैं आप उनसे रिलेट करोगे, तो आपको ये रिलेशन बिठाना है मेंस में, ऐसा करना है। तो GS 1 2 3 का यही है कि 3 में तो जो डायनामिक सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमी इन्वायरमेंट, वो आपका जो नोट्स है और जो डेटा अपडेशन आप करेंगे उसके हिसाब से होगा। जैसे मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन आया तो आप एक डाटा डाल दीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। बाकी फिर क्वेश्चन जैसा है कि अगर सजेशंस पूछ रहा है, फैक्टर्स पूछ रहा है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और फिर अपनी कॉपी थोड़ी अच्छी दिखे इसके लिए मैं डायग्राम्स का यूज़ करती थी, कि जिसमें मुझे लिखना भी कम पड़ता था। मान लीजिए फैक्टर्स लिखना है तो मैंने यहाँ पे फैक्टर्स लिख दिया और यहाँ 7-8 फैक्टर्स ऐसे लिख दिए, तो ये कम एरिया भी कवर करेगा, ताकि मेरे पास और एरिया रहेगा कि मैं और कुछ चीज़ें डाल दूँ, और वर्ड्स भी कम कवर करेगा ये। और ये एग्जामिनर की जो मोनोलोगस हो जाएगा ना एग्जामिनर की, वो लिखा लिखा देख रहे उसको भी मतलब ये तोड़ेगा। तो खैर मुझे नहीं पता ये कितना काम करता है और कितना नहीं करता है, बस ये मैं ऐसे इसको करती थी। ये चीज़ थी कि मैं डायग्राम्स थोड़े से डाल देती थी। तो GS 1 2 3 में सेम यही स्ट्रैटेजी थी मेरी। बाकी जो 2 लैंग्वेज पेपर्स होते हैं उसके लिए आप कुछ 1-2 साल के लैंग्वेज पेपर सॉल्व कर लीजिए। अगर आप उसमें डिसेंट स्कोर ला रहे हैं, जो क्वालिफाइंग स्कोर है, तो फिर उसमें इतना करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ईजी पेपर होते हैं। उसमें तो जैसे इंग्लिश हिंदी में अनसीन पैसेजेस आते हैं, उसमें से देख के आपको आंसर लिखना होता है, तो बहुत ईजी होता है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी मेनली मेन से रिलेटेड।